देखिए अब हम आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है ना ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर वो आपको फाइंड करनी है। अगर आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये स्क्वायर बोला है, तो जो बोला ना उसकी फिगर बनाएंगे और उसकी आपको ना प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ बोला कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई आपको निकालनी है और उसके विकर्ण की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले जो बोला है ना उसकी हम फिगर बना लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि स्क्वायर, तो हमें पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेना। बना लिया, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। अब इसने बोला डायगोनल, तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल किसे कहते हैं? जो कोनों को मिलाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी जो डायगोनल होती है एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट भी करती है और 90 डिग्री का भी जो है एंगल बनाती है, हर जगह 90-90 बनाती है, ठीक है। अगर पूरे की पूरी 10 है, देखो इसने बोला ना पूरी की पूरी डायगोनल जो है यहाँ पर 10 दे रखी है, तो ये आगे कितनी होगी? 5 की होगी। ऐसे ये पूरी पूरी 10 है, तो ये पूरी 10 है, तो ये भी कितनी होगी? 5 होगी। तो हम इसे पाइथागोरस से आराम से निकाल देंगे, इस साइड को 5√2 आ जाएगा। एक बात जानना, जब दोनों बराबर होते हैं ना तो जब हम उसको पाइथागोरस प्रॉपर्टी से लगाते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालते हैं, ठीक है, तो 5√2 ही निकलेगा। फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो क्या कहना चाहता हूं मैं। तो आपको पहले लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी लाइन आपको? कि जो वर्ग की जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को लंब समद्विभाज्य करते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित, ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्योंकि लंब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसको ओ मान लो, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितने का होगा? 90 का होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा? और ए ओ बराबर बी ओ बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, ये लिख दिया। अब हम यह लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं पूरी स्टेटमेंट के साथ समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है सबको पता होगा, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हिंदी में पाइथागोरस नियम का प्रयोग करने पर। तो क्या होता है फॉर्मूला? एच का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आप सिंबल में लिख देना, ठीक है। अब मुझे बताओ एच क्या होगा? 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, क्या नाम है इसका? ए बी नाम है, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर। और ये क्या? ए ओ, ये हो गया ए ओ का स्क्वायर। और ये हो गया बी ओ। आप किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो, लेकिन आपको एच वही मानना है जो 90 के सामने होगा, ठीक है। जो 90 के सामने होगा वो एच होगा, बाकी आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब बताओ ए ओ कितना है? 5 का स्क्वायर, बी ओ कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। और अब ए बी, ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। आगे कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। तो 25-25 कितने हो गए? 50 हो गए। ये ए बी, ये ए बी, ये रूट में बन गया, ठीक है। अब 50 का रूट क्या होता है? 5 10 50, 5 2 10, 2 1 2, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, तो 5√2 आ गया, ठीक है। ये आ गया आंसर सेंटीमीटर। आगे समझ में? और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट भी याद रखो बच्चों, कि अगर ये दोनों सेम से आ रहे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे 7 आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये हमेशा 7√2 ही होगा, हमेशा। अगर
ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5√2 ही होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो। क्लियर हो गया आपको, अच्छे समझ में आ गया? ठीक है डियर, अब आगे बढ़े। चलो ये देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर 48 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को आपको निकाल के दिखाना। ठीक है, ये कह रहा है यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है, इवन है, इवन, और नेचुरल नंबर भी है। 48 आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको जो बोला उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जैसे अब हमें क्या बोला है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, और कौन से बोले? इवन। तो हमें पता नहीं है कौन से, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिखेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। आप मुझे बता सकते हो कि भाई 3 नेचुरल नंबर कौन से होंगे जो कंसेक्यूटिव हो और जिनको जोड़ने पर जो है आंसर 48 आता हो? बता सकते हो? अगर नहीं पता तो ऐसे करना पड़ेगा। तो माना 3 क्रमागत सम प्राकृत संख्या, तो कौन कौन सी होगी? अगर पहली मैंने x मानी तो अगली क्या होगी? x+2, क्योंकि इवन बोला ना, एक छोड़ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक 6 नंबर है, अगला क्या होगा? 8, अगला क्या होगा? 10। हाँ या ना? अगर एक 12 है तो अगला क्या होगा? 14, अगला क्या होगा? 16। हम अगर एक 16 है तो अगला क्या होगा? 18, अगला क्या होगा? 20। इवन नंबर बोला है और नेचुरल भी बोला है, आपको ये याद रखना है। अब नेचुरल बोलने का मतलब पता है क्या है भाई? अगर कोई बच्चा बोले सर माइनस में ले लूंगा, है ना, पर बच्चों वो नेचुरल में नहीं आएंगे ना, वो तो 1 से स्टार्ट होता है। तो आपसे यह बोला गया, इसलिए आपने बोला सम प्राकृत संख्या x मानी, दूसरी x+2 मानी, तीसरी क्या? x+4। ये नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में प्रश्नानुसार क्या बोला इसने? 48। तो तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? x+2 प्लस x+4 इक्वल टू में कितना दे रखा है हमें? 48 दे रखा है। हाँ या ना? समझ में आई? अब बताओ x कितना होगा? 3x, 4 और 2 कितना होगा? 6। ये आपने पढ़ा होगा, है ना? तो प्लस का 6 जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट में से घटाते हैं, प्लस का 6 जाके माइनस का हो गया, तो 48 में से 6 के कितने बचे? वेरी गुड, 42 बचे। अब मल्टीप्लाई वाला 3 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने बोला था उन्हें बोला मैंने, वेरी गुड। 3 1 जा 3, और जिनको आता उन्हें भी। ठीक है, 3 4 जा 12, जो सीख रहे हैं अभी वेरी गुड, बाद में मिलेगा आपको। ठीक है, 14 आ गया। अब इससे बोले सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसमें 4 जुड़ा होगा? वही तो बड़ा होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था इसने, तो बोलेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 18 आ गया उसे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 18 आ गया। आ गया? क्लियर हो गया आपको? अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब है 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, तो 6ठे क्वेश्चन में देखो क्या है। यहां बोला कि अगर एक 80 है तो इसने बोला बाकी सब निकालिए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, हाँ या ना? तो ये तो फटाफट ऐसे ही हम फटाफट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसका आंसर करने जा रहे हैं। तो एंगल ए 80 दे रखा है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। बताओ एंगल ए बराबर सी के क्यों होगा? बराबर कितना होगा? 80। क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बी है और ये डी है। हमें ये निकालने हैं। आपको पता है जब पैरेललोग्राम होता है ना, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो इसका इसका टोटल 180 होता है। ठीक है, इनका दोनों का टोटल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो आप लिख दोगे एडजेसेंट एंगल। क्या लिख दोगे? एडजेसेंट एंगल। अभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। तो अब आप बताओ, ए 80 है तो बी कितने का होगा? बताओ बी कितने का होगा, क्योंकि टोटल एक तरफ का जो टोटल होता है ना वो 180 होता है। एक ने 80 रुपये ले लिए तो बचे कितने? 100 रुपये ना, ठीक है। आगे समझ में? तो अब मुझे बताओ, मुझे बी पता लग गया। क्या पता लग गया? बी। तो डी कितने का होगा? बताओ डी कितने का होगा? अगर बी 100 का तो ये भी 100 का होगा, तो ठीक है। तो हमारा एंगल बी बराबर एंगल डी कितने का आ गया? यहाँ पर 100 डिग्री आ गया। क्या लिखोगे? वही अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब एक बार फटाफट इंग्लिश में देख, इंग्लिश में करवा दिया है, हिंदी में देखो बच्चों। हिंदी में इसने बोला ए, यहाँ पर इसने बोला है आपको ए 80 दे रखा है, सी कितने का होगा? तो आप ए बराबर सी लिख दोगे, 80 डिग्री लिख दोगे। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज की विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है, पूरा पूरा लिखना, ठीक है। विपरीत कोण है, ठीक है। अब उसके बाद हमें बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। इनका प्रोडक्ट कितना होता है? 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू 180 आ गया। क्या लिख देंगे यहाँ पर? आसन कोण लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए हमारा 80 डिग्री है, तो बी कितने का निकलेगा? आपको पता है टोटल क्या होता है एक तरफ जो एंगल बने होते हैं, ठीक है। 100 आ गया डिग्री, ठीक है। अब ये 100 है तो ये भी 100 का होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितने का होगा? 100 डिग्री। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण या विपरीत कोण लिखता है, ठीक है। तो ये आपसे मैंने डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद देखो सातों क्वेश्चन तो बहुत इजी है। फटाफट देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला आइडेंटिटी लगा के सोल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां। तो यहाँ लिखा है 73 की पावर 2 है और 27 की पावर 2 है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ए के ऊपर स्क्वायर लगाओ और बी के ऊपर स्क्वायर लगाओ? बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है? जब पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर लगाओ बीच में माइनस लगाओ तो क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आपको ये आइडेंटिटी लिख के दिखानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्व समीका, ठीक है। तो बोलोगे सर्व समीका का प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश फॉर्मूला वही रहेगा। अब क्या कर देंगे? एक बार माइनस में लिख देंगे, ठीक है। और एक बार जो है इसे हम प्लस में कर देंगे। तो 73 में से 27 गए, कितने बचे? 73 में से 27 गए, 13 में 7 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 46। 73 और 27 कितने होते हैं? 100 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया? 4600 आ गया। बताओ टाइम लगा? नहीं लगा, फटाफट कर दिया बस। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है के की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 8वां। ये कह रहा है के का मान आपको निकालना है 8/5, पावर माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई 8/5, पावर माइनस का 9 है, इज इक्वल टू 8/5, 5 के, यहाँ पे के लिखा है +3 है, ठीक है। ये सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगी? बताओ। जब बेस सेम है, आपको पता है यहाँ बोला तो नहीं है इससे कोई आइडेंटिटी, हमारी मर्जी है फिर हम फॉर्मूला लिखे ना लिखे, ठीक है। लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों, जब बेस सेम होता है ना तो पावर जो होती है वो जुड़ जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो जब 8/5, इधर भी 8/5 है, देख लो सेम है ना। तो 8/5 को एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और माइनस का 3 मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? -9,
ठीक है, इजिकल टू में सेम उतार देंगे, 8/5 5k + 3। ठीक है, जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ेगी, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस लग गया। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में लिख दिया, यहां तक समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और जब इक्वल में भी ये नंबर सेम लिखे होते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लो। 9 3 कितने हो गए, 12 हो गए। 8/5 माइनस का 12, 8/5 5k + 3। अब लिख देंगे कंपेयरिंग, मतलब तुलना करने पर। तो माइनस का 12 बराबर 5k + 3। ठीक है, अब प्लस का 3 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 3 जाके माइनस का हो गया ना। 12 और 3 कितने हो गए, 15, और 5 गुणा वाला जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो 5 से 15 आ गया, माइनस का 3 आ गया। देख लो ये कैसे करा है। सबसे पहले क्या करा, जब बेस सेम था तो पावर जोड़ दी थी। ठीक है, उसके बाद जब दोनों सेम होते हैं ना तो ये हट जाते हैं और ऊपर की पावर बचती है, और पावर बचने के बाद फिर हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते, वेरिएबल एक तरफ कर लेते। वेरिएबल एक ही था 5 के, और प्लस का माइनस हो गया, 15 हो गया, ये 5 में चला गया, माइनस का 3 आंसर। ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये वाला और वाला। देख लो एग्जाम में 8वें नंबर पे ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन। अब ये, और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला था, ये प्लस वाला है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। देखिए और वाला है। अब देखो यहाँ हिंदी इंग्लिश का तो कोई मैटर रखता नहीं ना, है ना, देख रहे हो ना आप। ओके, तो 1/3 माइनस का 3 प्लस 1/5 माइनस का 2 प्लस 1/2 माइनस का 4। ठीक है, अब देखो जब माइनस है ना तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। माइनस है नहीं है, उल्टा हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। जब माइनस होता है ना तो जो ऊपर वाला वो नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे। ठीक है, व्युत्क्रम 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब 3 की पावर कितने, 3, तो 3 को 3 बार लिख लो। हम सीधा भी सोल्व करके लिख सकते हैं 27। ठीक है, 5 की पावर 2 है, सीधा भी लिख सकते हो 25, और 2 की पावर 4 है, सीधा भी लिख सकते हो 16। ठीक है, मैं लिख के दिखा दिया। तो 3 3 9 27, कई बच्चे करते हैं 3 3 9 लिख देते हैं, इसलिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ओपन करके दिखा रहा हूँ, ताकि कोई बच्चा गलत ना करे। ठीक है, ऐसे 2 4 8 लिख देते हैं। इतनी मेहनत करी, गलत कर दे, क्या फायदा। और देखो चेक कर लेना कि ऑप्शन में ऊपर वाला आसान है या नीचे वाला आसान है। तो 3 3 होते 27 हो गए, 5 5 25 हो गए। देखो नीचे वाला तो बहुत आसान था, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16। अब सीधा जोड़ना है आपको। ठीक है, 27 25 16 जोड़ दो, 5 7 12 6 18, ऊपर 1 कैरी हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 68 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वैट सहित 550 में दवाइयां खरीदी। वैट जोड़ने से पहले की कीमत निकालनी है। देखो आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा होगा बुक में, बस यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे दिया है, आपकी बुक से ही है ना। तो आप समझ के क्वेश्चन क्या है कि जो प्रथम ने दवाई खरीदी है ना, ठीक है, वो 550 की खरीदी है, इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है। प्रथम सोच रहा है कि अगर मुझे टैक्स ना देना पड़ता तो मुझे दवाई कितने की पड़ती, ठीक है ना, द प्राइस बिफोर वैट निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जब हमें जोड़ कर दिया हो ना तो आपको पैटर्न से कर लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस है तो बात अलग है। ठीक है, नहीं तो पैटर्न फॉलो करो। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और हमें बिफोर निकालना, जब भी बिफोर निकालना है तो उसको एक्स मान लो। सबसे आसान तरीके से बताता हूँ, वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, द प्राइस, पहले इंग्लिश में देख लो, द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। लेट मान लेंगे यहाँ पर, लेट एलिटी लेट, तो क्या मान लिया, एक्स मान लिया। द प्राइस, लेट द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड एक्स है। ठीक है, और ये क्या है, रुपीज है ना, तो यहाँ पे हल्का सा रुपीज का साइन बना देना। ठीक है, समझ में आ गया। तो हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी में यहाँ पे लिखेंगे वैट जोड़ने से पहले की कीमत, माना
हाँ, आप दवाई वगैरह लिखना चाहे वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो इतना बहुत है। माना वेट जोड़ने से पहले की कीमत, ठीक है, क्या, ₹X। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है, समझ में आ गया तक। अब आपको पता है कि वेट कितना लगा है, बताओ कितना लगा वेट, 4%। अगर मान लो मुझे पता होता पहले कितना प्राइस है, एक्स है, तो मैं एक्स पे तो टैक्स लगाऊंगा, तो वेट कितना हो गया, वेट इंग्लिश में कैसे लिखोगे, 4% ऑफ एक्स, ठीक है, और हिंदी में क्या लिखोगे, वेट बराबर एक्स का 4%, बस यही होता है हिंदी इंग्लिश में, है ना। अब आप खुद सोचो, इन दोनों को जोड़ोगे, जब आपने कोई चीज खरीदी उस पर टैक्स दिया तो उसको मिला के तो आपने दिए पैसे, हाँ या ना। तो आपको ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना मेरी बात, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अब खाली क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। ये देखो, आपको कंसेप्ट पता लगाना चाहिए बच्चों, अगर डिस्काउंट होता तो माइनस करते, अगर वो टैक्स होता है तो वो जुड़ जाता है, तो एक्स प्लस क्या है, 4% ऑफ एक्स, तो 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू में कितना है, 550। अब हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी में लिख देगा बस, ठीक है। तो x की जगह x लिखा, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4 लिखा, परसेंट की जगह नीचे 100 आ गया, ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग गया, x आ गया इक्वल टू में 550, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा हिंदी मीडियम में कहे कि सर मुझे हिंदी में बताओ x, ठीक है, लिखा x का 4% बराबर 550 है, तो x की जगह x लिखा, x का की जगह गुणा 4/100, 550, देखो वही चीज सेम है ना, देख लो, इंग्लिश में देखो हिंदी में देखो, ये एक्स इधर लिखा है, इसमें एक्स इधर लिखा, बस यही फर्क है। और किसी बच्चे ने अगर ऐसे में लिखा तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से बात करके किया ना, 12 ही तो आएगा। अब सोल्व करो इसे, क्या सोल्व करेंगे बताओ, दोनों में आप एलसीएम लोगे, पहले इसको सिंपल कर लो, x 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू में 550, नीचे एक लगा दी, 100 को इससे करो 100x, इससे करो 4x, इसको करो, आपने बटरफ्लाई मल्टीप्लाई देखी है ना, वही कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब 100 और 4 कितना हो गया, 104 हो गया, बटे में 100 इज इक्वल टू में कितना, 550, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाओ, देखो 550, ये नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ना, ये नीचे चला जाएगा, यहां तो समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करना, काटना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 0 2 0 लग गई। अब इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो लगभग, हमारा आंसर, इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ऐसे 5 5 0 0 0 1 0 4 से कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 से जाएगा 20, ठीक है, ऐसे 0 निकाली, ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 528.88 चलता रहेगा, जो लगभग जो है 5 आ जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ये इतना आंसर आ जाएगा, तो ये रुपीस हो गया, तो इतने रुपए का मतलब दवाई इतने की थी, फिर उस पर टैक्स लगा तो 550 की पड़ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में आप आंसर लाइन 0 लिखेंगे, यानी द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, एक्स की जगह ये पूरी लाइन दोबारा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया आपको, 0 लिखा करो। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 10th है, यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे हैं और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये कह रहा है द मास ऑफ द मेटल रोड वेरीज डायरेक्टली विद इट्स लेंथ, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा, ये कह रहा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ बता दिया आपने, इनवर्स डायरेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसी में से लिखा गया और साफ बता दिया गया कि अगर मेटल की रोड
लंबी करोगे तो उसका मास बढ़ेगा, छोटी करोगे तो उसका मास घटेगा। ये कह रहा अगर रोड 15 सेंटीमीटर लंबी है तो उसका मास इतना आता है। अगर उसका मास 270 है तो रोड की लंबाई निकालिए। अब सोचो ये इसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, यहाँ पे बड़ी है, तो इसका मतलब 15 से बड़ा आंसर आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को करा कैसे जाता है, देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, इनको पहचानना पड़ता है कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, मतलब ये प्रत्यक्ष है, ठीक है, या इसका प्रतिलोम है, उल्टा करने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे साफ बता दें कि समानुपाती वाला है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक्स मान लेना है, ठीक है, जिसको हमें निकालना है उसको एक्स मान लेना है, ठीक है। सुन रहे हो? तो हिंदी में क्या लिखोगे, 200 माना लिख दोगे, माना 270 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ की लंबाई बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। समझ में आ गई? देखो यहाँ पर इंग्लिश में देखो कहाँ है, यहाँ पर ये देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द रोड whose mass is 270 इज इक्वल टू एक्स मान लिया। समझ में आ गई? मास लिखा MASS, ठीक है, मतलब यहीं से देख के उतारा है, मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गई? अब इसके लिए आपको भैया टेबल बनाना, ऐसे बॉक्स बना लेना, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, मास, और यहाँ पर क्या लिखना है, लेंथ, ठीक है। मास किस में आप बताना चाहते हो, देखो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे किस में, ग्राम में लिखा है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ ग्राम लिख दोगे। और यहाँ लेंथ किस में आप बता रहे हो, यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है। और अगर हिंदी मीडियम बच्चे हैं तो यहाँ पर बता दो, मास की जगह आप लिख दोगे द्रव्यमान, ठीक है, और लेंथ की जगह लिख दोगे लंबाई। इतना ही फर्क है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। अब बताओ, अगर मास 195 ग्राम है, 195 है, तो उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 15 ना, तो 15 लिख देंगे। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ बच्चों। और इसने बोला अगर मास 270 है, या आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, बस वैल्यू उसके सामने लिखनी है। इसने क्या बोला है, तो आपको लेंथ निकाले, तो लेंथ की जगह हमने क्या माना हुआ है, एक्स ना, ठीक है। आपने जब वीडियो देखी होगी मेरी ग्रामर कह रहा हूँ, फॉर्मूले वाली, तो आप उसमें देखोगे ना, आपको मैंने बहुत अच्छे समझा रखे हैं इसको, आप वो जरूर देखना। तो अब आपको क्या करना है, जब आपने ऐसा बना ली तो आप सिंपल तरीका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा लिख देना, ठीक है, प्रश्नानुसार। क्योंकि डायरेक्ट है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसको इससे। तो x गुणा में 195, 15 गुणा में 270, तो x इक्वल टू 15 गुणा में 270, 195 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, नहीं तो आप ऐसे भी तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और बताऊं, देखो जैसे 195 में ग्राम में, ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ आती है, तो 1 ग्राम में कितनी आएगी, 15/195। तो 270 ग्राम में कितनी आएगी, जैसे हम बचपन में करते थे ना, 100 चॉकलेट इतने की है, 10 चॉकलेट, 1 चॉकलेट कितने की होगी, फिर 10 चॉकलेट कितने की होगी, बिल्कुल वैसे भी आप कर सकते हो। देखो वही चीज आ रही है ना। ये तरीका कई बार अप्लाई नहीं हो पाता ना, डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो ये सबसे आसान पैटर्न है। बॉक्स बना लो, 2 चीजें पता लगा लो कौन सी है, रख दो, जो नहीं पता अगर डायरेक्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है आपको। देखिए 5 3 15, 5 3 15, और 5 9 45, ठीक है। और 3 से काटो, 3 1 3, 3 3 9। अब ये 270 बटे में 13 आ रहा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20.77 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई कैसे करें, ठीक है। काटना और इसकी तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में मेंशन है और यहाँ पर हमारा इंग्लिश में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है इसने इस क्वेश्चन में, देखिए ये कह रहा है कि ना एक ना हमारे पास जो है ना पानी रखने का एक क्यूबोइडल रिजर्वेयर है, ठीक है। उसमें पानी रखते हैं, उसकी लेंथ डेप्थ हाइट दे रखी है। तो ये कह रहा है कि अगर उसमें से हमने 8,400 लीटर पानी बाहर निकाल दिया तो आप बता सकते हैं कि उसकी पानी की कितनी हाइट कम हो गई। देखो एक बात थोड़ा सोचो, या हिंदी में पढ़े, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया मैंने ना। तो जैसे ये एक क्यूबोइडल बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ नहीं भरा हुआ, तो हमने इसमें से कुछ पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आप खुद सोचो, जितना पानी इसके अंदर था वो इसके वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा, और जो पानी हमने इसमें बाहर निकाला है उतनी तो हाइट कम होगी, क्योंकि एरिया तो वही रहेगा ना, नीचे की चीज, नीचे का बेस तो पानी ऐसे कम होता है ना। ये तो है नहीं इसी जगह को खाली कर दे, तो फिर हम इसे निकालेंगे कैसे। तो देखो हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि जो ये पानी लीटर में है ना, ये इसके हिसाब से कितने, यहाँ पे मीटर लिखा है तो मीटर क्यूब में कितना पानी कम हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है, आपको पहले क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कितना पम्प्ड आउट हो गया पानी, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ये लिखा ना, पम्प्ड आउट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर पम्प्ड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम या आउट लिख दिया क्योंकि बाहर निकल गया है। वो कितना पानी बाहर निकला है, 8,400 लीटर निकला है। पर मैंने क्या कहा, हमें इसे मीटर में पता होना चाहिए, तो लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8.4 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, यहाँ तक आ गया। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे जलाशय से निकले गए पानी का आयतन, ये जैसे लिखो बाहर निकाले गए पानी का, ठीक है। अगर लिखना तो जलाशय से लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने वी लिख के आउट लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख दिया, हिंदी में कोई बात नहीं है। तो ये हमने मीटर के में बदल दिया। अब जितना पानी निकला है, ठीक है, वो कैसे निकाले, उसमें बोला हमें हाइट पता लगानी है। यहाँ पे लिखा है जलस्तर जलस्तर में गिरावट, तो आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो कि कितनी गिरावट आई है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, लिख सकते हो, लिख देते माना यहाँ पे जलाशय में जल स्तर में गिरावट बराबर H1 मान लिया, ठीक है। तो इंग्लिश में आप इसको क्या लिखोगे, यहां से आप लिख दोगे द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर लेट, ठीक है। ये मैं जल्दी लिख रहा हूँ, इसी में से मैं दिखा रहा हूँ ना, इसी में से आपको लाइन उतारनी है, ठीक है। द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वर RESERVIOR, ठीक है, VOIR है, ठीक है, VOIR, ठीक है। तो ये हो गया, H मान लिया, ठीक है। तो अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ तो वही रहेगी उसकी, जब पानी कम हो रहा है तो लेंथ ब्रेथ तो वही रहेगी, लेकिन हाइट जो है ना, जितना पानी गिरा उसको मैंने क्या माना है, H माना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप L इंटू बी इंटू H1 इजिकल टू में आप क्या लिख लोगे यहाँ पे 8.4 मीटर क्यूब, क्योंकि इतना पानी कम हुआ है ना, ठीक है। समझ में आ गई। तो अगर आप एक और लाइन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वाटरफॉल कितना हुआ है इसमें, उसके हिसाब से, नहीं तो इतना सफिशियंट है।
तो एल कितना है, देखो एल वही लेंगे 7, क्योंकि जब पानी निकल रहा होता है तो नीचे का ये जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है इसमें थोड़ी चेंज होगा नहीं होगा। ब्रेथ ब्रेथ कितनी होगी, वही रहेगी। कितनी है ब्रेथ, 6। हार्ट कितनी हो जाएगी, हमें वही तो निकाले कितनी कम हो जाएगी, तो उसे H1 उसके बराबर ही है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम क्यों होता है। अब मीटर क्यूब वगैरह यूनिट मत लगाओ अभी। अब इसको उधर ले जाओ, आपका निकल जाएगा 8.4, इन दोनों को अपॉन में ले जाओ, 7 × 6 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए। अब पॉइंट हट गया नीचे, 0 आ गए। अब H क्या है 84, नीचे क्या है 7 × 60। अब इसको सॉल्व कर दो, 84 7 6 वाले 420, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हल्का सा फोल लिख दो यहाँ पर, ताकि टीचर समझेंगे एज फोल है, मतलब कितना पानी नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप फोल लिख दो, इससे ना काफी आसान रहता है टीचर को समझने में भी। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो देखो ये देखो 42 से सीधा कट रहा है, 42 से कम 42, 42 दोनों 84 होता है, ठीक है। तो 0 की जगह 2 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लगा तो 0.2 मीटर आ गया। तो 0.2 मीटर, देखो सिर्फ 0.2 मीटर हाइट कम होगी अगर इतना पानी निकाल लेंगे। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आप कहोगे सर ऐसे तो बुक में नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन एडिशनल आते हैं और वो आपको अच्छे से करने होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस पेपर आपको करना होता है, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ तक समझ में आ गई आपको, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का तो कोई वो नहीं था, बस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है, हिंदी में प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। और लास्ट में लाइन दोबारा जरूर लिखा करो, ये वाली जो लिखी है, क्वेश्चन में से देख के लिखनी होती है, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ऐसी राइटिंग में लिख। क्लियर आ गया, समझ में आ गई उस। अब देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है और यहाँ पर हिंदी में हम देख लेते हैं, हिंदी में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी हम आंसर कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो टोटल है ना बच्चे, जितने हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं टोटल स्कूल में, तो उसमें से जो 2/5 2/5 जो स्टूडेंट्स हैं वो कार से आते हैं, 1/4 जो है वो बस से आते हैं, और बाकी जितने बच्चे बचे ना, जितने बच्चे बचे तो जो पैदल आते हैं पैदल, उसमें से 1/3 बच्चे जो अपने पैदल आते हैं, मतलब जितने बच्चे बचे उसका 1/3 जो है वो क्या है पैदल आते हैं। और आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, आगे हमें दे रखा है कि जो बाकी बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के द्वारा आते हैं, पेरेंट्स के साथ आते हैं, ठीक है। अब वो कैसे भी आते हो जैसे भी, तो 224 बच्चे जो हैं वो अपने आप अगर आते हैं, तो आपको पता लगाना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो अपने आप जो बच्चे आते हैं ना अपने आप, वो कितने फ्रैक्शन में है, तभी हम टोटल को x मान सकते हैं, क्योंकि टोटल को तो मानना पड़ेगा जब हमें टोटल नहीं दे रखा तो, ठीक है। ऐसे आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में क्या मेंशन किया गया है देखिए, वही सेम चीज लिखी है, ठीक है। मैंने समझाया हिंदी में ही है, इंग्लिश में दिखा दिया था, ठीक है वही है। तो अब इसे करना है तो इसको हम करेंगे फटाफट, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहे एक बार पढ़ ले, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले क्योंकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे तो करते करते वो समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें ये नहीं पता कि कुल बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो हमने माना कुल जो विद्यार्थी हैं वो x, ठीक है। कुल जो विद्यार्थी गण है वो क्या है x है, माना लेट टोटल स्टूडेंट्स, वो हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें जो है फ्रैक्शन जो है यहाँ दे रखी है कि भाई कार से कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कार से कितने आ रहे हैं, तो द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें किसका दे रखा है यहाँ पर, हमें दे रखा है यहाँ पर कार से, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय कार, तो कितना दे रखा है हमने 2/5 दे रखा है, ठीक है। और जो है बस से कितने आते हैं,
द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, पहले इंग्लिश में देख लो ना, हु कम बाय बस, तो कितना हो गया यहाँ पर, कितने आते बस से, चेक करो, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे फ्रैक्शन निकालो जो व्हीकल से आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन लिखा, तो व्हीकल दोनों व्हीकल है क्योंकि पैदल करने अलग से बोला है ना, तो व्हीकल का जो है यहाँ पर इनको जोड़ देंगे, ठीक है, 2/5 प्लस 1/4, ठीक है। तो कितना आ गया, टोटल करो इसको, मतलब एलसीएम लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 13/20 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई, 13/20 आ गया। अब बाकी कितने बचे, बाकी जो थे वो किससे आएंगे, पैदल, तो रिमेनिंग निकालो। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल एक होता है, फ्रैक्शन में टोटल एक होता है, एक मतलब एक कंप्लीट नंबर, तो हम रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल बाय वॉक, जो पैदल चल के आते हैं, तो 1 में से घटा देंगे 13/20, ठीक है। तो इसका एलसीएम लो, 20, 20 से कम 20, 13 कम 13, 7/20 आ गया, आगे समझ में। अब उसने क्या बोला है कि इस 7/20 में ना, 7/20 में जो 1/3 है ना, 7/20 का 1/3 वो अपने आप आते हैं, और जो अपने आप आते हैं उसके हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है कि भैया वो बच्चे जो है ना, वो दे रखे हैं आपको यहाँ पर कि वो कितने हैं, ये रहा 224। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या निकालने वाले हो बच्चों, जो अपने आप आते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु कम टू स्कूल, ये देखो यहां से क्वेश्चन से देख के लिखना है आपको, ठीक है। बाय वॉक ऑन देयर ओन, ठीक है, बाय वॉक ऑन देयर ओन, जो अपने आप आते हैं, ऑन देयर ओन, तो 7/20 का क्या कर देंगे यहाँ पर, 1/3 कर देंगे, तो 7/60 आ गया, क्या तो समझ में आ गया। अब कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आने में हमें कितना समय लग गया, प्रश्नानुसार उसने क्या बोला है, एक्स का, देखो यहाँ पे इसका हमने मल्टीप्लाई कर, ये जब करेंगे ना 1/3, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो हमें आंसर दिया तो उस तक में पहुंचना होता है, तो एक्स का 7/60 करेंगे तो जाके हमारी वैल्यू आएगी 224, जो दिया था उसमें लेकर आया आंसर। अब इसको उधर ले जाओ, तो 224, 60 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको काटो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 32 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 6 12, 18 और 1 19, तो इतने बच्चे हैं टोटल स्कूल में, ठीक है। अब इसने जो पूछा हम उसका आंसर निकाल देंगे, तो मैं पहले आपको आंसर यहाँ बता देता हूँ। जैसे इसने पहला क्या पूछा है, यहाँ पर इसके आगे का पेज है, पेज की वो पिन खुल गई ना, चलो देखो पहले बोले स्टडी इन दैट स्कूल, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पहले एक आंसर कितना आ गया, 1920 आ गया, ठीक है, पूरे बच्चे पता लग गए। फिर बोला कम टू स्कूल बाय कार, तो बी का आंसर क्या है, जो कार से आते हैं, तो कार वाले कितने हैं, यहाँ देखो कार वाले कितने हैं, 2/5, ठीक है। तो 1920 का 2/5 कर देंगे,
ठीक है। फिर सी का क्या है, इन्हें बोला है जो बस से आते हैं। ठीक है, बस से कितने आते हैं, 1/4 तो 1/4 1920 का 1/4 कर देंगे। फिर डी में क्या पूछा है कि जो पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो हमें टोटल में से 1920 में से टोटल में से ठीक है, किसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो अपने आप आते हैं उनको घटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे काट दो, 5 दिए 15 हो गया। ठीक है, और 4 5 40 और 5 चौबीस 384। 384 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 768 आ जाएगा। इसको काटो, 4 चौक 16 हो गए, 4 8 32 हो गए। ठीक है, तो 480 ही आ गया। ठीक, अब देखिए डी, तो 1920 लिखा आपने, तो आपको पता है टोटल कितना 1920 है। ठीक है, हमने निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, तीनों को घटा देंगे। तीनों कौन से, मतलब जो यहाँ पर कार से गए हैं, जो बस से गए हैं, ठीक है, और जो पैदल वाले गए हैं अपने आप 224। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 448 बचेगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो माता पिता के साथ गए। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 1/3, जो 1/3 है वो अपने आप गए, तो 3 में से 1 या 2, तो 2/3 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/60। तो आप 1920 का 14/60 भी कर दोगे, तब भी आंसर जो है 448 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, ये आसान तरीका है। भाई तीनों को पता लग गया हमें। ठीक है, तो टोटल में से घटा दे तो बच्चे जो पेरेंट्स के साथ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब एक बार इसे मैं हिंदी में फटाफट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, हिंदी मीडियम वाले एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, इंग्लिश वाले भी देखना चाहे देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनमें से कुछ जो कार से जाते हैं, तो ये कार से जाने वालों का भिन्न है। तो कार से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी गण का भिन्न। ठीक है, टोटल ने x मान लिया। फिर ऐसे ही बस से, तो बस से विद्यालय जाने वाले विद्यार्थीगण, विद्यालय जाने वाले विद्यार्थीगण का भिन्न। तो ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, फिर हमने जो है गाड़ियों का भिन्न निकाले टोटल। ठीक है, तो हमने किसका भिन्न निकाल लिया, वाहन से, वाहन लिख दो, टीचर समझेंगे। वाहन से जाने वाले बच्चों का निकाल दिया उन्होंने भिन्न। फिर उसके बाद जो है पैदल चलने वालों को भिन्न कितना होगा, टोटल में से घटा देंगे। ठीक है, तो शेष पैदल चलने वाले विद्यार्थी गण का भिन्न। ठीक है, ये निकाल दिया। अब उससे बोला है जो बच्चे जो है ना अपने आप पैदल चलते हैं। ठीक है, अपने आप स्कूल आते हैं, मतलब बिना माता पिता की सहायता के अपने आप आते हैं। तो अपने आप पैदल चलकर स्कूल आने वाले विद्यार्थीगण। देखो बहुत मेहनत लगती है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो ये 7/20 का जो है ना वो है जो पैदल चलते ना ये। ठीक है, इसका 1/3 है। और ये जो हमें आंसर जो है क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा था कि वो जो सिर्फ अपने आप चल करते 224 है। तो ये हमने फिर इसको क्या करा, यहाँ पर इसे कंपेयर कर दिया, हमने x निकाल दिया, टोटल बच्चे पता लगा लिए, फिर जो जो क्वेश्चन पूछा था हमने कर दिया। तो पूरी स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, जो जो यहाँ बोली गई है, फिर उसके अब आगे आंसर लिख देना। ठीक है, समझ में आ गई। तो जो पढ़ने वाले कुल बच्चे इतने हो गए। ठीक है, और ये कार से हो गए, ये बस से हो गए, और बाकी बच्चे पूछा था तो कार, बस और जो अपने आप चलकर है वो तीनों को घटा दिया। ठीक है, नहीं तो यहां से भी आप कर सकते थे इसे शॉर्टकट, ये या ये दोनों में से एक करना है। तो इसको, तो ये देखो 1/3 अपने आप जाते हैं, तो 2/3 जो है वो माता पिता के साथ जाएंगे, तो 14/60 हो गया। तो सीधा 1920 का 14/60 भी कर सकते हैं। दोनों में से एक करना है, दोनों मत लेना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने काट दिया इसको। ठीक है, अब आगे कोई क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।
टिक योर रिजल्ट स्टूडेंट्स।